Good evening, students. Today we are going to continue our civics first chapter, democracy, class 9. Topic is one person, one vote, one value. Don't forget to subscribe the channel and like the video. So let us get started. Okay. One person, one vote, one value. Earlier, we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. बहुत अच्छा वर्ड आया यार. कह रहा है शुरुआत के दिनों में क्या हुआ कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे. क्या चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे? कि डेमोक्रेसी को लिंक करते हैं किस डिमांड के साथ? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अब पूछो क्या है भाई ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? कि हर कोई जो एडल्ट हो गया है. अब एडल्ट का पर्टिकुलर एज होता है. हाँ. इंडिया में एडल्ट का एज क्या है? 18 है ना. हाँ. पहले क्या था? 21 ईयर. हाँ. इंडिया में ही पहले क्या था? 21 ईयर. राजीव गांधी ने ऐसा किया था कि आप युवाओं को भी वोट करने का राइट मिलेगा. तो उसने जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी मतलब आप वयस्क कब हुए, एडल्ट कब हुए, इसका जो एज था वो कम कर दिया. 21 से 18 कर दिया. इंडिया में पहले 21 ईयर था. यहाँ पे जो हम लोग चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि डेमोक्रेसी को लिंक किया गया किससे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से. मतलब यूनिवर्सल का मतलब हुआ पूरे विश्व में, है ना. पूरे विश्व में जो भी एडल्ट हैं उनको अगर वोट करने का राइट मिल जाए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना. दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब ये सारे विश्व में पहले क्या होता था कि इलेक्शन भी हो रहे हैं, वोटिंग भी है, किसी को राइट दिया किसी को नहीं दिया. इंडिया में भी ये बात था. पहले ग्रेजुएट जो होंगे उनको वो वोटिंग कर सकते नहीं. इंडिया आज़ाद होने से पहले जो कहानी थी यहाँ पे ये तुमको आज़ाद होने से पहले सर इलेक्शन होता था. इंग्लैंड अंग्रेज़ों ने भी जो है इलेक्शन का सिस्टम कर दिया था. और उस इलेक्शन में वो दिखाते थे कि देखो हम तो इलेक्शन करा के काम करते, जैसे वही वाली बात है ना. उसमें चुनाव कराते थे सब जगह का, म्यूनिसिपल का, इसका उसका कराया और आदमी उनका ही रहता था, ओवरऑल कंट्रोल उनका ही रहता था, है ना. लेकिन चुनाव करा के वो देखना चाहते थे कि भाई है क्या इनके सारे. उसमें भी कांग्रेस खड़ी होती थी इलेक्शन में और उसमें भी जीत जाती थी, है ना. हाँ, स्वतंत्रता से पहले 1935 में भी हुआ. और उसमें भी जो इंटरिम गवर्नमेंट होता था वो अपना यहाँ का. तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो वोटिंग का सिस्टम था ना उसमें आपको सेलेक्टिव था कि भाई तुम वोट दे सकते हो, तुम वोट नहीं दे सकते हो. यूनिवर्सल नहीं था. तो इसीलिए जब डेमोक्रेसी के साथ ये डिमांड जो लिंक हुआ, कहने का मतलब है कि भाई हर कोई जो एडल्ट है उसको वोट का राइट मिलना चाहिए. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. हर कोई जो एडल्ट है. हाँ. अब ये देख लो ब्रिटेन में क्या था भाई. 1971 में 1971 में वहाँ पे ये राइट दिया गया महिलाओं को वोटिंग का राइट ही नहीं था 1971 तक. और इंडिया जो है हमारा इस मामले में बड़ा आगे. क्या 1947 में आज़ाद हुआ, उसी समय इसने दे दिया क्या कि भैया हमारी महिलाएं भी वोट कर सकती हैं. हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया उसी समय से. लेकिन इंग्लैंड में नहीं था. जो इंग्लैंड कहता है कि हम डेमोक्रेसी के जनक हैं, या अमेरिका कहता है हम डेमोक्रेसी के, वहाँ नहीं था ये चीज़. इंडिया में था पहले. उनसे पहले इंडिया आगे निकल गया. क्यों? क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स थे जिन्होंने संविधान बनाया और जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो हमारे सोचने वाले लोग थे ना, ऐसा दूर का दृष्टि रखा कि नहीं भैया हम जो प्लानिंग करेंगे हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने आने वाले जनरेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं. हमारे बाद का जो जनरेशन होगा. यही कारण था इतने IIT जितने IIMC किसने करा भाई? नेहरू जी की प्लानिंग थी ये पंचवर्षीय योजना. कैसे ग्रेजुअली हमने इम्प्रूव किया. और आज आप कहोगे नेहरू जी कौन है? अरे वाह, तुम्हारे दादाजी ने ये कर दिया और बाद में बोलोगे दादाजी कौन है?
तो ये कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी को इस चीज़ से लिंक किया गया कि भैया अब सीधा सीधी ये मत नहीं कि वोट करना है वोट करने, अरे कौन वोट करेगा उसको लिमिट कर दिया, ये वाला कर सकता है ये वाला नहीं कर सकता, नहीं, हर किसी को दो वोटिंग का राइट, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड। कह रहा है ये पूरे विश्व में अब ये बात मोर और लेस एक्सेप्ट हो गई है कि नहीं भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। येट देयर आर मेनी इंस्टांसेज ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। हालांकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अभी भी हैं जहाँ पे इंस्टांस का मतलब वो एग्जाम्पल हैं जहाँ पे इक्वल राइट टू वोट नहीं है, किसी को है किसी को नहीं है, ऐसा सिस्टम बहुत जगह था, है ना। Until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote। अरे सऊदी अरबिया में 2015 तक, अभी कौन सा चल रहा है 2025 मतलब 10 साल पहले तक वहाँ पर महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था भाई। सऊदी अरबिया में मुस्लिम कंट्री है, वहाँ देख लीजिए क्या ज़माना है। तो उस मामले में अपना इंडिया बहुत आगे। क्यों? हमारे यहाँ 1947 से है भाई, जब से देश आज़ाद हुआ तभी से है ना। Estonia has made its citizenship rule in such a way that the people belonging to the Russian minority find it difficult to get the right to vote। अब देखो ये पार्शलिटी कहाँ कहाँ थी। एस्टोनिया ने, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, अच्छा, उसने अपना नियम इस तरह से बनाया कि भैया रशियन माइनॉरिटी जो वहाँ पर रह रहे हैं, रशियन लोग जो माइनॉरिटी में हैं, उनको वोट देना मुश्किल हो जाए, इस तरह के नियम थे उसके। सब देगा वोट, वो नहीं वोट देगा। बात समझ रहे हो? हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है आप किसी और को वंचित कर सकते हैं इस तरह का कानून बना करके कि भैया तुम दे सकते हो तुम नहीं दे सकते, और कहोगे कि हम डेमोक्रेटिक, समझ रहे हो ना। उसका एग्जाम्पल दे रहा है। इन फीजी द इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फीजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फीजी। अब देखो फीजी में कैसा नियम बनाया हुआ है, फीजी में उनका वोटिंग का क्या सिस्टम है। वो कह रहे हैं कि अगर एक फीजी का जो नागरिक है जो ट्रेडिशनल है, इंडिजीनियस का मतलब वो जो वहाँ का है ओरिजिनल है, इंडिजीनियस, तो फीजी का जो इंडिजीनियस कंट्री है वो वोट देगा तो उसके वोट की वैल्यू हो जाएगी 1.5। कितनी हो जाएगी? 1.5। और तुम जाके वोट दोगे, फीजी के हो तुम भी, लेकिन तुम इंडियन हो, यू आर नॉट इंडिजीनियस, तुम वहाँ के ओरिजिनल नहीं हो, तो तुम्हारे वोट की वैल्यू है 1, उससे कम, मतलब डेढ़ वोट। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई। हेलो, अच्छा तुम यार स्वर्ण सार्थक तुम गणेश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो यार। हेलो, गिनेस बुक की जगह पर गणेश बुक कर दिया है ना। है बात समझो, हमने क्यों एग्जाम्पल दिया 1.5 और 1 का कि भाई हमारे यहाँ वोटिंग का जो सिस्टम है ना, हमने उसमें ऐसा नियम बनाया है क्या कि जो हमारे नागरिक हैं, हमारे यहाँ के जो पुराने वाले हैं, जो यहाँ के ओरिजिनल हैं, उनको मैंने ज़्यादा राइट दे दिया। क्या राइट? क्या वोटिंग का। वोटिंग में उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा हो गई, और आपके वोट की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, हम अगर 1-2 आदमी वोट डाल रहे हैं इंडिजीनियस, तो हमारे वोट की वैल्यू हो गई 3, 1.5 + 1.5 कितना हो गया 3। और 2 इंडियन अगर वोट डाल रहे हैं वहाँ पे फीजी इंडियन, तो उनके वोट की वैल्यू है 2। तो ये बेईमानी है ना। हाँ, बहुत बड़ी। तो कहा गया कि नहीं भाई हम डेमोक्रेटिक हैं, हम तो सबको दे रहे हैं वोट का राइट। कर क्या रहे हो आप जो है अंतर कर रहे हो। तो यहाँ हम लोग इन सब चीज़ों की डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि भाई एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या होता है, इस चीज़ को समझना है ना, इसलिए पढ़ रहे हैं ना। ये 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये वाला सिस्टम। आपका टॉपिक का क्या नाम है? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसीलिए मैंने डेढ़ का एग्जाम्पल दिया ना भाई। हाँ, कि 1 पर्सन है, 1 वैल्यू होनी चाहिए, 1 जो है सो वोट होना चाहिए, 1 वैल्यू होनी चाहिए ना। वो क्या रहा है, किसी का 1.5, किसी का हाफ, किसी का 1, ऐसा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिया गया कि फीजी में क्या है कि फीजी एज मोर इंडिजीनियस फीजी जो हैं वहाँ के, उनका वोट का वैल्यू ज़्यादा है। किसके वोट से? तो इंडियन फीजी, है ना।
डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। अब आते हैं अपने ओरिजिनल बात में। हाँ। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है भाई? तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होना चाहिए कि इसका जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, है ना। अब जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे थे ना। हाँ। उसको फंडामेंटल यूनिट क्यों बोला था? तो लाइफ के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वही सारे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स सेल में भी हैं। हाँ। तो इसीलिए हमने कहा था कि भैया वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। समझ रहे हो बात? यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या चीज़ की बात कि भैया डेमोक्रेसी में फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, यानी क्या है मुख्य बात डेमोक्रेसी की, मेन चीज। अब जैसे मान लो वहाँ पर हम लोगों ने क्यों कहा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल से मिलकर ही तो पूरा बॉडी बना है। हाँ। और सेल में वो सारे फंक्शन हैं जो बॉडी के अंदर। सेल भी डाइजेस्ट करता है, सेल भी जो है क्या कहता है एक्सक्रीट करता है, सेल भी जो है रेस्पायर कर, बताया नहीं यार तुम मेरा मुंह देख रहे हो। बताया। सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं सारे फंक्शन करते हैं कि नहीं करते? हाँ, सब करते हैं। तो जब सेल सारा वही काम कर रहा है जो आपका बॉडी कर रहा है, हाँ। तो यूनिट कौन सा हो गया? सेल हो गया। सेल ही होगा। तुम नहीं समझे इस बात को? तुम समझे इस बात को कि समझा। नहीं? वाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये समझ में आया? उसी से सारी चीजें बनी बस में उसमें वो सारे फंक्शन है भाई जो हमारी बॉडी में ओवरऑल। सेल के अंदर भी सारी चीज़ हो रहे हैं, सेल के अंदर भी एनर्जी बन रहा है, सेल के अंदर भी एटीपी है। बात समझ रहे हो? हाँ। उसी तरह से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, ऑन व्हाट फंडामेंटल प्रिंसिपल डेमोक्रेसी इज बेस्ड। जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम क्या चीज़ की बात करते हैं? तो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है इक्वालिटी। क्या है? इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल Political इक्वालिटी। दैट मीन्स पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या है कि हर आदमी को बराबर का अधिकार है। मान लीजिए आपने वोट दिया तो आपके वोट का वैल्यू 1 और किसी और के वोट का वैल्यू का 5, यह नहीं होगा। नहीं होगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का ये है कि इक्वालिटी होना चाहिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। राजनीतिक रूप से बराबरी होनी चाहिए। राजनीतिक रूप से बराबरी का मतलब है क्या? वोटिंग राइट सबका बराबर होना चाहिए, तभी ना राजनीतिक रूप से। आपके हाँ। वोट का जितना वैल्यू उतना दूसरे के भी वोट का वैल्यू है। हाँ। ये चीज इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। कह रहा है डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हर एक एडल्ट का मतलब वयस्क, एडल्ट सिटीजन। अब ये एडल्ट का जो एज है वो अलग अलग कंट्री में अपना फिक्स करता है, अपने हिसाब से करता है। कोई 18 करता है, कोई 21 करता है, कोई 25 करता है, जो भी करता है। लेकिन जो भी है whosoever जो एडल्ट सिटीजन है उसका 1 वोट होना चाहिए और उस 1 वोट की वैल्यू जो है 1 होनी चाहिए। अच्छा। हाँ। हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। 1 वैल्यू का मतलब यहाँ पर 1 नहीं, अगर हमने तुम्हारे वोट का वैल्यू 5 रखा है तो सबके वोट का वैल्यू 5 होना चाहिए। ये मतलब है। ये 1 और 1.5 और 1.5 के चक्कर में मत पड़ना तुम। हाँ, मैं समझ गया। क्या समझे? कि सबको इक्वल राइट होनी। यस। 1 का मतलब ये है, 1 का मतलब 1 2 3 नहीं है। इट शुड हैव 1 वैल्यू। अगर हमने 5 ही वैल्यू रखा है तो 5 सबका दो। हाँ। 6 रखा है तो 6 सबका दो, जो भी तुम्हारे वोट का वैल्यू है, तब हम कहेंगे उसको इक्वलिटी, है ना। हाँ। अच्छा, कह रहा है वी शैल रीड मोर अबाउट इट इन चैप्टर 3। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। हाँ। अभी क्या पढ़ना है? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया कि कानून का राज्य हो, राज्य जो है कानून से चले, है ना। हाँ। गैर कानूनी तरीके से, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोई जो है नाजायज़ तरीके से कोई काम कर लिए नहीं। रूल ऑफ लॉ उसको बोलते हैं कि जहाँ पे भैया देयर इज ए सिस्टम, देयर इज ए लॉ, यू हैव टू फॉलो दैट इज़ रूल ऑफ लॉ, है ना। जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है वहाँ पर क्या है, कोई आया हमने ये कर लिया, दूसरा आया हम ऐसे करेंगे, तीसरा आया हम ऐसे करेंगे, तो कहते हैं भैया यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। नहीं, हाँ। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज हाँ। है ना। तो कह रहा है कि एक तो कानून का राज, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और रिस्पेक्ट फॉर राइट, यानी जिसका जो राइट है, जिसका जो अधिकार है,
उसके अधिकार की वैल्यू होनी चाहिए, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। हाँ। जैसे हमारे यहाँ अगर इंडिविजुअल का राइट्स जो है खतरे में हो जाए तो उसके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है, नहीं, जो फंडामेंटल राइट है उसको कोई भी सरकार नहीं ले सकती है। ऐसा हमने व्यवस्था किया है, सुप्रीम कोर्ट हमने इसलिए बनाया है कि वहाँ पे फंडामेंटल राइट को एड्रेस करेंगे। कुछ राइट्स हैं जो कोई नहीं ले सकता हमारा, बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, ये सारा जो अब स्पेसिफाई किया गया कि ये सब राइट जो है हमारे फंडामेंटल राइट है, इसके लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, एक तो कानून का राज होना चाहिए और अधिकारों के प्रति जो है एक सम्मान होनी चाहिए, तब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे। जिसको जो अधिकार दिया गया है वो उस अधिकार के लिए फाइट तो कर सकता है, ये चीज़ें है ना। कह रहे जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। अब जिम्बाब्वे में क्या था, ज़्यादा लोग ब्लैक थे, ज़्यादा लोग क्या थे, ब्लैक थे, और माइनॉरिटी में था वहाँ कौन, ये वाइट लोग, वाइट पीपल, ये गोरखा सब जो है, ये सब था माइनॉरिटी में, अंग्रेज लोग, है ना, वाइट पीपल। लेकिन शासन वहाँ किसका था, ब्लैक, ब्लैक का कहाँ शासन था यार, वाइट का, तो और क्या, ओ वाइट माइनॉरिटी रूल, ठीक है, 1980। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। पहले वहाँ पे क्या था, गोरे लोगों का शासन था जो माइनॉरिटी में थे, जिनकी संख्या कम थी, लेकिन वो शासन कर रहे थे। इंडिया में भी क्या था, अंग्रेज जो है कम संख्या में थे लेकिन वो रूल कर रहे थे। तो जिम्बाब्वे में भी 1980 तक, 1980 में तो उसका इंडिपेंडेंस हुआ, 1980 से पहले जो है माइनॉरिटी का रूल था वहाँ पे, है ना, माइनॉरिटी का रूल था। 1980 में जब वो वहाँ आज़ादी मिली तो उसके बाद से वहाँ पे JNU-PF इसका रूल हो गया। 1980 से पहले वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ थे, वाइट कम्युनिटी जो था उसका रूल था, जबकि मेजॉरिटी वहाँ पे जिम्बाब्वियन थे, है ना। अच्छा, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, वहाँ पे जो पार्टी है जिन्होंने वहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन किया वो JNU-PF था, है ना। हाँ, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, उसका नाम था, उसका वहाँ का जो नेता था उसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। अब जब वहाँ का देश आज़ाद हो गया 1980 में, तो उसके बाद से वहाँ पर जो शासन था वो किसका था, रॉबर्ट मुगाबे का था, ठीक है। और उसके बाद से वहाँ पे इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय JNU-PF। वहाँ पे बराबर से जो है, बंद करो यार यहाँ, ठीक है। तो ये जो प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंट मुगाबे, उसके बाद से वहाँ पर जो है ये रेगुलर इलेक्शन होना शुरू हुआ, है ना। अच्छा, तो प्रेसिडेंट मुगाबे वाज ए पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। पॉपुलर तो था, लोगों में उसकी पॉपुलैरिटी थी, लोग उसको चाहते थे, लेकिन अब एक बार जब सत्ता हाथ लग गई ना, तब उसने फिर अनफेयर प्रैक्टिस का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इलेक्शन में, जैसे अभी यहाँ हो रहा है। हाँ, अब ये हो गए, है ना। हाँ। अब मैं क्या बोलूँ उसको डायरेक्टली नहीं बता सकता, है ना। हाँ, तो इसीलिए मुगाबे जीत के आया, और जब वो सत्ता में आ गया उसके बाद जो है उसको कंटिन्यू करने के लिए फिर से क्या करने लगा, अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल वो करने लगा। अच्छा, ओवर द ईयर्स his government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable। क्या हुआ, वहाँ पर सरकार जो है क्या कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो था वहाँ पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में बना था उसको वो चेंज कर रही थी, और चेंज इसलिए कर रही थी ताकि जो प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे था उसका पावर ज़्यादा हो जाए और वो लेस अकाउंटेबल बन जाए। लेस अकाउंटेबल का मतलब ये है कि भाई
उसके पास पावर तो ज़्यादा हो गया, लेकिन जिम्मेवारी कम हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था वो लोग चेंज करके कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो, है ना। अपोजिशन पार्टी वर्कर वेयर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिजर्प्टेड। नहीं, अब जो उनका अपोज करने वाला पार्टी सब था वहाँ पर, उसको हैरेस किया जाता, परेशान किया जाता, और वो जो मीटिंग करते उसको डिजर्व कर दिया जाता। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल। और ये कानून बना दिया गया कि आप सरकार के खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, ये सारा इलीगल है, अब बोल ही नहीं सकते हैं, अब बोलेंगे देशद्रोही हो जाएंगे। बात समझ रहे हो, यही वाला स्थिति समझ रहे हो ना। वहाँ पे कौन कर रहा है, ये रॉबर्ट मुगाबे। कहाँ पे, जिम्बाब्वे की बात हो रही है, जबकि ये अंग्रेज़ों को के खिलाफ जीत के आया, और जब जीतने के बाद अब इसके मन में क्या हो गया कि हम ही सत्ता को कंटिन्यू करें। तो इसने इलीगल प्रैक्टिस को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना शुरू कर दिया, और उसमें ज़्यादा पावर खुद को ले लिया, अकाउंटेबिलिटी कम हो गई, और अपोजिशन के जो लोग उसके अपोज कर रहे हैं उसका मीटिंग सारा वो डिसरप्ट कर दे, है ना। वो जो डिमॉन्स्ट्रेशन के, अब ये बोला कि भाई नहीं, अगर आप डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, तो सारा चीज़ ये सब जो है इलीगल माना जाएगा। देयर वॉज ए लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। और एक कानून ऐसा बना दिया कि भैया आप प्रेसिडेंट की आलोचना नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज। अच्छा, हाँ, ये कानून भी बना दिया, है ना। टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अरे ये तो सब मिलता जा रहा है यहाँ वाली स्थिति। सरकार को ये बोला गया कि नहीं भाई, टेलीविज़न पर भी जो बोलेगा सरकार से पूछ के, टेलीविज़न पर भी जो दिखाएगा वो सारा चीज़ उसके कंट्रोल में था, सरकार के कंट्रोल में था, है ना। और वो क्या दिखाएगा, वो वही दिखाएगा जो पार्टी सत्ता में है, रूलिंग पार्टी है, उसका जो वर्जन है, वो जो बात कर रही है वही दिखाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये जैसे आज के डेट में गोदी मीडिया, है ना। तो वहाँ पे भी यही स्थिति इन्होंने बना दी, ठीक है, कि भाई हम जो कहेंगे वही सही है। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हैरेस्ड दो जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। थे वहाँ भी इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर थे, और कुछ पत्रकार थे जो सच्चाई बोलते थे, लेकिन सरकार उसको परेशान कर रही थी, है ना। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट। अच्छा, यहाँ तक ही नहीं, जो कोर्ट में भी जो कुछ फैसला गवर्नमेंट के विरुद्ध में हुआ, उसको गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया, बोला कि नहीं वो फैसला ही गलत है ना। यानी हर चीज़ पर कंट्रोल की बात वहाँ हो रही थी। ही वॉज फोर्स्ड, ठीक है, दैट वेट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जज को भी प्रेशर में डाला कि नहीं भैया आप ऐसे फैसला नहीं दे सकते, है ना। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। अब ये जो है 2017 में इसको हटाया गया। किसको, ये जो प्रेसिडेंट था वहाँ का, रॉबर्ट मुगाबे। नहीं, क्योंकि इन्होंने शुरू कर दिया था सारा चीज़ सेंट्रलाइज करना, कंट्रोल करना अपने आप को ही। लेकिन 2017 में जो है इनको, देखो कब से ये 1980 में हुआ ना, 1900, इतने दिन लग गए हैं। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर इज नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी, है ना। अब ये बात, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि आप चुन के आ गए, लेकिन ये चुनना जो है एक्चुअल में लोगों ने आपको चुना है या आप ज़बरदस्ती चुनवा रहे हो, इसमें अंतर करना पड़ेगा। यही कारण था कि 2017 में जब उसकी रॉबर्ट मुगाबे की सरकार गई, तो क्यों गई, क्योंकि पॉपुलर अप्रूवल नहीं था, किसका, जनता का। अच्छा, ज़बरदस्ती अप्रूवल ले रहे थे वो, कैसे, तो हर चीज़ को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। तो सर ये तो उनका खुद का मन था कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। किनका खुद का मन था, सरकार का। भाई जाना पड़ा ना। अब जब मान लो तुम बहुत ज़्यादा करते जाओगे, लोग तो उखाड़ देंगे ना आप एक बार। आपने इतने सारे कानून बना दिए, आपने इतने सारे ये कर दिए,
जज के बातों को भी नहीं माना गया, जो होता है आपके फेवर में, तो लोग तो इससे समझ तो उखाड़ फेंका, अच्छा उखाड़ फेंका उस सरकार को। जब जनता अपनी जीत पे आती है तो फिर किसी की सुनती है क्या? नहीं, आप अगर ज्यादती करोगे तो एक समय तो आएगा ना, उखाड़ फेंक। सबका समय आता है। हिटलर का भी समय गया, हाँ गया ना, उसको भी जाना पड़ा कि नहीं हिटलर को। तो वही बात है, कहने का मतलब है आप यहाँ पे हम लोग पढ़ाई क्या कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है। अभी आपने कहा अरे इलेक्टेड बाय, क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या दिया था कि जो भाई रूलर जो है अगर इलेक्ट हो लोगों के द्वारा तो डेमोक्रेसी है। हाँ। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पॉपुलर अप्रूवल है कि नहीं। अच्छा, पॉपुलर का मतलब ये है कि जो ज़्यादातर लोग हैं उन्होंने अप्रूव किया है, उसको माना है रूलर की नहीं, ये चीज़ होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ काउंटिंग में हम दिखा दिया हमने कि हम जीत गए और बाद में हम कुछ ऐसा करने लगे कि लोगों के व्यू हमारे व्यू से अंतर रखते हैं, फिर भी हम दिखाए जा रहे हैं कि नहीं हम तो सही हैं, सारा कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, हम इलेक्शन करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। हाँ। लेकिन जनता का मूड क्या था वो आपने रीड नहीं करा। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात उठती है कि डेमोक्रेसी, हर अप्रूवल को डेमोक्रेसी नहीं मान लेंगे। अप्रूवल हो गया, जैसे इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ और हमने तुमको जिता दिया, है ना, तुम राजा बन गए, रूलर बन गए, उसके बाद तुमने कानून में परिवर्तन करना शुरू किया, हर चीज़ अपने हिसाब से मॉडल करना स्टार्ट कर दिया। अरे लोगों ने तो तुमको डेमोक्रेसी के लिए चूज करा था ना, आपने उल्टा करना शुरू किया। तो क्या आप डेमोक्रेटिक हैं या उसको डेमोक्रेसी बोला जाएगा? तो वही बात कर रहे हैं, नहीं, लोगों का मन भी उसके साथ मिलना चाहिए, यानी लोगों का अप्रूवल होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे लोगों की स्वीकृति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका सरकार बन गया फिर अपनी मनमानी आप करने लगे तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं माना जाएगा। भले ही आपका चुनाव हो गया, उसमें हो गया, लेकिन उसके बाद तुम पलट गए तो क्या वो डेमोक्रेसी है? नहीं। तब तक डेमोक्रेसी है जब तक लोगों का सपोर्ट है, पॉपुलर अप्रूवल है, फिर उसको माना जाएगा डेमोक्रेसी, है ना। अब जो भी काम कर रहे हो उसके पीछे सपोर्ट होना चाहिए लोगों का, तब डेमोक्रेसी हुआ। ये नहीं आपने चुन के आ गया और करना शुरू कर दिया सारा उल्टा काम, फिर तो लोग आपके खिलाफ है। जैसे रॉबर्ट मुगाबे था, रॉबर्ट मुगाबे ने वहाँ पर अंग्रेजों को भगाया और लोगों का इसका सपोर्ट था, ये जीत के आ गया और उसके बाद इसने सारा कंट्रोल अपने अंदर लेना शुरू किया कि हम ही राज करेंगे, हम ही राज करेंगे। तो 2017 में इनको भी जाना पड़ा। क्यों? पॉपुलर अप्रूवल वाज नॉट देयर, पॉपुलर अप्रूवल वाज नॉट देयर। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे shows that popular approval of the ruler is necessary in democracy। जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल ये बता रहा है कि भैया डेमोक्रेसी में पॉपुलर अप्रूवल की जरूरी है। लोगों का सपोर्ट, पॉपुलर मतलब ज़्यादा लोगों का विश्वास आपके साथ होना चाहिए। अगर वो अपने यहाँ पार्लियामेंट में भी कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि अगर मान लो कई बार लोगों का हुआ कि भाई विश्वास है सरकार में कि नहीं, तो पार्लियामेंट में जितने भी MP हैं अब वहाँ पे कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। क्या लाते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमको विश्वास नहीं है इस सरकार में, ऐसे करके। तो उसके लिए कहते चलो भाई वोटिंग करा दो। अब जैसे 547 मेंबर हैं या 600 मेंबर हैं, जो भी है, तो अगर मान लो आधा से ज़्यादा लोगों ने वोट कर दिया, ठीक है, आधा से ज़्यादा नहीं, 2/3 होना चाहिए, तो आपको सरकार हट जाएगी फिर। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, यानी हमेशा जज करते रहते हो कि भैया सरकार चुनाव करके आ तो गया लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस उसमें है कि नहीं है। अब अभी लगा कि नहीं भाई बदलनी चाहिए सरकार, तो डिमांड करेंगे पार्लियामेंट में कि नहीं भाई अब आपके साथ जो है लोग नहीं हैं, अगर लोग हैं तो करा लीजिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? जो इतने भी MP चूज करके गए हैं उसमें अगर मान लो किसी ने पार्टी बदल लिया, पाला बदल लिया, वहाँ वोटिंग कर दी तो सरकार गिर जाती है ना। गिर जाती है। तो वो क्यों कराया जाता है नो कॉन्फिडेंस? ये देखने के लिए कि भैया लोगों का सपोर्ट आपके साथ है कि नहीं, और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे। MP क्या है? उतने सारे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे, है ना। तो वो रिप्रेजेंटेटिव कहेगा नहीं भाई अब हम अभी BJP के साथ नहीं, हम कांग्रेस के साथ हैं, हम उसके साथ हैं। अगर ऐसा उसने वोटिंग के समय कर दिया वहाँ पे तो आपकी सरकार गिर सकती है। एक ने किया ऐसा तो एक से गिर जाएगा। एक से नहीं हम कह रहे हैं, मतलब अगर मान लो कि जो चाहिए 51% चाहिए ना कम से कम, तभी आप
कानून कैसे बनता है? उसके लिए वोटिंग होती है, हर एक लॉ के पीछे कानून होता है। तो अगर आपके पास 51% नहीं रहेगा तो फिर आपका कोई कानून ही पास नहीं होगा, तो फिर आपकी सरकार कैसे हुई? इसीलिए उस सरकार को तो गिरना ही है। आपके साथ आप कह रहे हो अभी जैसे बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो आप कह रहे हो ना भाई हमारे पास इतने सांसद हैं, तब ना कोई भी कानून जो है पास हो जाता है। और उसी सांसद में से अगर 30 मान लो नीतीश कुमार निकल जाए, वो क्या कहते हैं चंद्रबाबू निकल के आ जाए इसके साथ, यूपीए के साथ, कांग्रेस गठबंधन के साथ, तो इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, उसकी सरकार गिर जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये जज करते हैं कि भैया लोगों का सपोर्ट आपके साथ है कि नहीं। अब मान लो उतने एमपी निकल के इधर आ गए, तो उतने एमपी के जो लोग हैं वो इसका सपोर्ट नहीं कर रहे, ये मतलब है ना। आप जहाँ से एमपी हो वहाँ के क्षेत्र के लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आपने अगर वोट नहीं दिया, कह रहे हमने यार नहीं रहेंगे बीजेपी के साथ, मान लो, और तुम ऐसा करो, तो तुम इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे जितने भी लोग हैं तुम्हारे क्षेत्र के, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, ये माना जाएगा उसको। बात समझ रहे हो? ये माना जाएगा, तुम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। तो बराबर इस चीज़ की जो एक्चुअल डेमोक्रेसी होता है उसमें ये परीक्षण होता रहता है कि भाई पॉपुलर सपोर्ट है कि नहीं है। अगर लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर उसको डेमोक्रेसी नहीं माना जाएगा, भले ही आप सत्ता में रहें, है ना। ये चीज़ तो पॉपुलर, अब ऐसा हो सकता है, वही एग्जांपल दे रहा है कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। अब यहाँ पर ऐसा बात कर रहा है कि भाई चुनाव तो हो गया, चुनाव में आप जीत गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डेमोक्रेटिक हैं, कोई गारंटी नहीं है। आप जो है इलेक्शन के थ्रू जो है बन गए प्रधानमंत्री, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप डेमोक्रेटिक हैं। आप प्रधानमंत्री होकर के भी अनडेमोक्रेटिक काम कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब समझना चाहिए। डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब सिर्फ चूज करके आ जाना नहीं, आप कैसे बिहेव करते हो, क्या कानून बनाते हो, हर चीज़ में डेमोक्रेसी नज़र आनी चाहिए। हर चीज़ में ऐसा लगना चाहिए कि आपने किसी को इग्नोर नहीं किया, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, तब उसको डेमोक्रेटिक माना जाएगा। बात समझ गए हैं? तो पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, वही बात कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि हमने आपको चूज करके बना दिया क्योंकि आप बहुत पॉपुलर हैं। जैसे हिटलर था, हिटलर बहुत पॉपुलर था, लोगों के बीच बहुत पॉपुलर था, लेकिन क्या वो डेमोक्रेटिक था? हैं? वो डेमोक्रेटिक था? वो उसको डेमोक्रेटिक बोलोगे? वो अपनी मर्जी की करता था, जो उसका मन होता था वही करता था। डिक्टेटर था, मतलब ऑटोक्रेटिक था। क्या था? ऑटोक्रेटिक। लेकिन लोगों का सपोर्ट उसको बहुत था, ही वॉज पॉपुलर। तो इसका मतलब ये है कि आप पॉपुलर लीडर हो सकते हो, लेकिन इसका कोई मतलब ये नहीं है कि आप डेमोक्रेटिक ही हो। पॉपुलर तो किसी बात पे हो जाता है लोग। पॉपुलर किसी बात को आप कोई इशू बना दिया, उस पर आप पॉपुलर हो गए। अब जैसे हिटलर ने बना दिया इशू क्या कि ये यूरोप वाले कंट्री ने हमारे साथ बहुत शोषण किया है, हम लोगों को ये किया है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम लोग का पूरा स्थिति खराब कर दिया। तो वहाँ जर्मनी के लोगों में पॉपुलर हो गया, क्या अरे हाँ सही कह रहा है, ये देशभक्ति की बात कर रहा है। सबों ने उसके पीछे अपना सपोर्ट लगा दिया और तभी उसकी पावर बढ़ गई, और पावर बढ़ गई तो हिटलर हो गया। बात समझ रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आप पॉपुलर हो सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डेमोक्रेटिक हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेमोक्रेटिक हो, यू कैन बी पॉपुलर। तो पॉपुलर किसी भी बात पे हो सकता है, लोग सपोर्ट आपको कर देंगे उसको उस टाइम, लेकिन आप डेमोक्रेटिक हो या नहीं हो ये जज होगा किस बात से कि आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो हर चीज़ को। आया समझ में कि नहीं आया? समझ आया। If we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections, but it is equally important to look before and after the election. अब बड़ा अच्छा बात कर रहा है यहाँ पे कि अगर आपको देखना है कि डेमोक्रेसी है कि नहीं है, तो ये बात तो सही है कि डेमोक्रेसी के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि इलेक्शन जो है हुआ कि नहीं हुआ। ये तो चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चेक करना पड़ेगा कि इलेक्शन से पहले वहाँ क्या स्टेट था और इलेक्शन के बाद क्या स्टेट है।
ये also आपको देखना पड़ेगा. It is equally ऐसी स्थिति important. हाँ, look before and after the election. हाँ. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition, in the period before election. ऐसा हो सकता है कि जब तक इलेक्शन नहीं हुआ है उससे पहले की जो वहाँ पे स्थिति थी, वहाँ पे उस समय ऐसी आज़ादी थी कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है नॉर्मली हो सकता है, या फिर लोग वहाँ पे अपोज करने की स्थिति में थे इलेक्शन से पहले भी. इलेक्शन के बाद भी, बाद की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन से पहले भी वहाँ पे ये स्थिति थी. दिस रिक्वायर्ड दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन. इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी हम तभी बोलेंगे कि कुछ जो बेसिक राइट है सिटीजन का, उसका सम्मान स्टेट करे, चाहे वो सत्ता में रहे या नहीं रहे. अगर ये बात है कि बेसिक राइट लोगों के बचे हुए हैं, देन ओनली इट इज़ डेमोक्रेसी. आप डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि भाई जीत के आ गया और सारे राइट्स ख़त्म कर दिए. अब इलेक्शन से पहले जब तक चुनाव नहीं हुआ था तब भी अगर लोगों के बेसिक राइट्स बचे हुए थे तो हम उसको कहेंगे डेमोक्रेसी वाज देयर. अच्छा. इलेक्शन नहीं हुआ लेकिन वहाँ पे अपोजिशन बोल सकता है, पॉलिटिकल राइट्स है उसको, है ना, लोगों के फंडामेंटल राइट्स बचे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि इलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन डेमोक्रेसी इज देयर. डेमोक्रेसी इज देयर. इसीलिए कह रहा है कि डेमोक्रेसी में आपको ये सिर्फ इलेक्शन ही नहीं देखना है, इलेक्शन से पहले की क्या स्थिति थी, इलेक्शन के बाद की क्या स्थिति है, इसको भी देखना है. स्थिति इम्पोर्टेंट है. चूज करके आ गया, उसके बाद उसने सारे फंडामेंटल राइट, सारे बेसिक राइट ख़त्म कर दिए, तो क्या वो डेमोक्रेसी है? नहीं. ये बात समझना है. ये बात आपको ये एनसीईआरटी की किताब समझा रही है. आप इस पे मत जाइए कि खाली रूलर को चूज कर दिया और पब्लिक के द्वारा इलेक्शन हो गया तो ये डेमोक्रेसी हो गया. नहीं, वो तो एक बात है, टेक्निकल चीज़ है कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो सिटीजन्स हैं उनके बेसिक राइट्स रहने चाहिए, वो ख़त्म नहीं होने चाहिए. ठीक है, उस पर कोई आरोप नहीं होना चाहिए. हर किसी को बोलने का अधिकार होना चाहिए, हर किसी को अपना बात रखने का अधिकार होना चाहिए, हर किसी के लिए कोई रूम होना चाहिए, स्कोप होना चाहिए. तब हम कहेंगे जिसमें आखिरी पंक्ति में जो आखिरी में खड़ा है उसको भी जो है अधिकार है, तब हम कहेंगे डेमोक्रेसी. ठीक है, ये बात इसमें कह रहा है ना. वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट व्हाट कि आपको स्टेट जो है वेदर इट इज़ गिविंग रिस्पेक्ट टू सम बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन और नॉट. यू हैव टू चेक फॉर दिस थिंग कि जो सिटीजन्स है उसका बेसिक राइट्स बरकरार है कि नहीं है. इफ़ इट इज़ देयर देन विल से कि हाँ ठीक है डेमोक्रेसी इज देयर. अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कहेंगे डेमोक्रेसी नहीं है, चाहे उसका इलेक्शन के द्वारा ही चुनाव क्यों नहीं हुआ, है ना. तो दे शुड बी फ्री टू थिंक. ये जो हमारे सिटीजन हैं वो, उनको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने तरीके से सोच सकते हैं, अपना व्यू रख सकते हैं. टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दिस इन पब्लिक. अगर ये चीज़ है कि हम अपनी बातें रख सकते हैं, लोगों के बीच में बोल सकते हैं, तब तो डेमोक्रेसी है. अगर हमारे मुंह पे ताला लगा दिया गया कि अगर हमने कुछ बोला तो कहेंगे भाई तुम तो देशद्रोही हो, देन इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी. व्हाट इट? यानी मुंह पे ताला नहीं लगनी चाहिए. आपको आज़ादी होनी चाहिए अपनी बात को कहने का. आपके राइट्स अगर सुरक्षित रहेंगे, बेसिक राइट्स, तब जो है हम कह सकते हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी है ना. आप ग्रुप बना सकते हो टू फॉर्म एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, है ना. अगर आपके अंदर आपको ये अधिकार दिया गया है कि भाई आप किसी का विरोध कर सकते हैं, आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, हर चीज़ की आज़ादी है, उस पर कोई रोक नहीं लगेगा, तो फिर हम कहेंगे वहाँ डेमोक्रेसी है. नहीं, आपको कहेगा नहीं भाई तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तुम आंदोलन नहीं कर सकते, तुम किसी के विरुद्ध में नहीं बोल सकते, तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है ना. आपको ये अधिकार मिल रहा है कि नहीं भाई, आप बोलो, अपनी बात रखो, माने या ना माने वो अलग चीज़ है, लेकिन अपनी बात रखने का अधिकार तो आपको होना चाहिए ना. वो भी अगर नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि नहीं डेमोक्रेसी नहीं है.
everyone should be equal in the eyes of life. और दूसरा बात क्या है कि कानून के नज़रों में, eyes of law, यानी कानून के नज़रों में सब बराबर हैं, है ना। ये बात होनी चाहिए तब डेमोक्रेसी हुआ। अब सब बराबर का मतलब ये है कि भाई एक ही जुर्म के लिए दो तरह का कानून ना हो, कि अगर स्वर्ण सार्थक ने किया है तो उसको भाई 2 साल की सज़ा मिलेगी, और अगर हमने किया तो हमें 6 साल की सज़ा मिलेगी। जुर्म अगर एक ही है तो बराबर सज़ा भी मिलनी चाहिए। ये दो तरह का नियम नहीं होना चाहिए कि भाई स्वर्ण सार्थक पैसे वाला आदमी है तो इसकी सज़ा कम कर दो। अगर ऐसा होता है तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि कानून की नज़रों में चाहे जो भी हो, नेता हो, पॉलिटिशियन हो, ये हो, लेकिन वो बराबर होगा कि भैया जो सबका अधिकार है वही उसके साथ भी ट्रीटमेंट होगा, तब हम कहेंगे डेमोक्रेसी। यानी एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉज। कानून की नज़रों में सब बराबर होने चाहिए, है ना। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अच्छा, अब ये जो है ये राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होगा, कौन बचा के रखेगा इस राइट्स को? इसके लिए हमारे यहाँ भी व्यवस्था है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज देयर, हाई कोर्ट इज देयर, लोअर कोर्ट इज देयर, कोर्ट इज देयर ना। तो एक जुडिशियरी होनी चाहिए जो ये निर्णय करे कि सही क्या है, गलत क्या है। ये नहीं कि जो रूलर हैं वही सारे सही हो जाए, है ना। तो सबके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं भाई संविधान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखने वाला एक अथॉरिटी होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो ये डिसाइड करेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। आपने कानून बना दिया, आपको लोगों ने चूज कर दिया तो आप ही सब कुछ नहीं हो गए, है ना। उसके ऊपर अगर क्रॉस चेक करने वाला है कोई संस्था, जैसे जुडिशरी इज देयर, तब हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी है ना। Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the election. उसी तरह से कुछ बातें ऐसे भी हैं कि आपका चुनाव हो गया, लेकिन आप किस तरह से सरकार को चला रहे हो ये भी देखना इम्पॉर्टेंट होता है कि whether the government is democratic or not, ये देखना भी ज़रूरी है। A democratic government cannot do whatever it likes. अब ये मन मर्जी नहीं करेगा, आपको हमने चूज कर दिया तो इसका मतलब है कि आप जो मर्जी वो करोगे, वो चीज़ नहीं होता है डेमोक्रेटिक, तब फिर अनडेमोक्रेटिक हो गए आप। नहीं समझ में आ रही तुमको बात? मैंने क्या कहा वो समझ में आई? मैंने कहा कि मैंने चूज करके तुम्हें इलेक्शन में जिता दिया, तुम बन गए प्रधानमंत्री। अब अपनी मर्जी से हर काम किए जा रहे हो, सारे बेसिक राइट खत्म किए जा रहे हो, तो फिर यू आर नॉट डेमोक्रेटिक। समझ गए ना? ये बात भी आपको देखना पड़ेगा। इलेक्शन के बाद भी गवर्नमेंट जो है बेसिक राइट्स सिटीजन्स का जो है प्रोटेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखना पड़ेगा। जो सिटीजन्स हैं उनको बोलने की आज़ादी है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज देयर और नॉट, और उनके जो बेसिक राइट हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ देखना पड़ेगा। तभी आप बता सकते हो कि रियल में डेमोक्रेसी इज देयर और नॉट। ये बात ये कह रहा है कि इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी सिर्फ इलेक्शन ही इशू नहीं है कि इलेक्शन हो गया तो डेमोक्रेटिक हो गए। इलेक्शन तो हो गया लेकिन काम सारे अनडेमोक्रेटिक हो रहे हैं, तो फिर वो अनडेमोक्रेटिक ही माने जाएगा, डेमोक्रेटिक नहीं माना जाएगा उसको। बात समझ रहे हो? कह रहा है इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटी टू द माइनॉरिटी। हाँ, डेमोक्रेसी का ये भी मतलब है कि जो बेसिक राइट हैं उसकी रक्षा तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ में है, माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है जिनकी संख्या कम है, जैसे इंडिया में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये सब माइनॉरिटीज़ हैं। तो भैया आपकी सरकार बन गई, मेजॉरिटी आपको मिल गया, अब जो है आप उनके अधिकारों को नहीं देख रहे हो, जो माइनॉरिटीज़ में हैं, जिनकी संख्या कम है, उनके अधिकारों को आप नहीं देख रहे हो, तो फिर हम उसको डेमोक्रेसी नहीं मानेंगे। डेमोक्रेसी में ये भी होना चाहिए कि जिनकी संख्या कम है उनके अधिकार भी देखे जाएं, उनकी भी रक्षा की जाए, उनके लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो तो माइनॉरिटी में है, वो तो कभी वोट डाल के अपना सरकार नहीं बना सकते, उनके लोग तो कभी सरकार में आ नहीं सकते। फिर आप उनके इंटरेस्ट को इग्नोर कर दोगे
तब फिर डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि उनके हितों की भी रक्षा की जाए। किसकी? Minority। जो संख्या कम है जिनकी, उनको भी आपको ध्यान में लेके चलना है। ऐसा ना कि जैसे अगर 80% लोग उसके फेवर में हैं, हाँ तो 20% लोग उसके क्यों फेवर में नहीं है, हाँ, ये देखना है। नहीं क्यों फेवर में नहीं, ये नहीं देखना है। कहना है कि मान लो कि तुम जीत गए, हाँ। जीतना क्या है, 50% से ऊपर हो गया तो आप जीत गए। अगर आपको 51% वोट मिल गया, फिर भी 49% तो लोग आपको अपोज कर रहे हैं ना, तो आप 51% होकर के आपने सरकार बना ली और आप सारे काम वो कर रहे हो जो 51% को चाहिए, बाकी लोगों को आप, तो वो डेमोक्रेसी नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है डेमोक्रेसी का मतलब है कि काम आप सबके लिए करोगे, चाहे वो माइनॉरिटी हो, जिनकी संख्या कम है उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा और उनके लिए विशेष ध्यान में रखना पड़ेगा कि भैया ये कम है तो इनके लिए अलग व्यवस्था करो, इनको कोई इग्नोर ना कर दे। तो वही बात कह रहा है कि माइनॉरिटी के राइट का भी आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तब माना जाएगा डेमोक्रेसी। जैसे हमारे नेहरू जी थे, वो हमेशा इस बात का ख्याल करते थे कि नहीं, ये तो डेमोक्रेसी संख्या के आधार पे हो गई कि संख्या ज़्यादा है तो भाई आप जीत गए, लेकिन रियल में डेमोक्रेसी होने का मतलब है, डेमोक्रेटिक होने का मतलब है कि हम हर किसी का ख्याल करें, तब डेमोक्रेटिक हैं। ये नहीं कि वो अकेला पड़ गया तो उसकी बातों को नहीं सुना जाए, फिर आप डेमोक्रेटिक नहीं हो। उन्होंने कहा कि एक भी आदमी अगर प्रोटेस्ट करता है तो उसकी बात को भी सुना जाना चाहिए। इसीलिए उनकी सरकार में जो पार्टी हार गई है उसके लोगों को भी वो मंत्री बना देते थे। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा ये लोग कर पाएंगे? नेहरू जी ने किया था। जो अपोजिशन का आदमी था उसको भी मिनिस्टर बना दिया था। नॉट ओनली अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे, ये अम्बेडकर भी थे। बोला कि चलो भाई आप लॉ मिनिस्टर बन जाओ, हम आपको भी बनाते हैं, आप हमारी पार्टी से नहीं जीते हो, आप अपोजिशन के हो, लेकिन मैं मंत्री आपको भी बनाता हूँ, आप काम करो सही ढंग से। ये होता है डेमोक्रेसी, समझ गए? यानी अब मान लो जिनकी संख्या कम है तो उनका कोई राइट ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारा चीज़ आपको इसीलिए कह रहा है इसमें कि आपको देखना पड़ेगा कि सिर्फ इलेक्शन ही डेमोक्रेसी को डिसाइड नहीं करता। इलेक्शन से पहले की स्थिति क्या है, इलेक्शन के बाद की स्थिति क्या है, एक्चुअली दे आर रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन और नॉट, एक्चुअली दे आर रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज और नॉट। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। इफ़ इट इज़ देयर देन ओनली डेमोक्रेसी इज देयर। रियल सेंस में डेमोक्रेसी का मतलब वो होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ तो देखना ही पड़ेगा। यस। कह रहा है ये जो है एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। कह रहा है जितना भी निर्णय आप ले रहे हो वो सारे निर्णय अपने आप नहीं हो जाने चाहिए, उससे पहले उस पर कंसल्टेशन होना चाहिए, बात विचार होनी चाहिए, जनता का एक व्यू बनाना चाहिए, तब जाके कोई निर्णय होना चाहिए। अब जैसे कह रहे हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन, आपने बोल दिया हो गया, भाई आप व्यूज बनाओ ना, सारे लोगों को लो, एक डिस्कशन कराओ, एक डिबेट कराओ, फिर देखो अगर उस तरह का व्यूज बनता है तो उसका कानून बनाओ, तब डेमोक्रेसी। आप अपनी मनमर्जी से कुछ ला दिए वो चीज़ नहीं होगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप कंसल्टेशन कीजिए, हर काम को करने से पहले कंसल्टेशन कीजिए। कंसल्टेशन मतलब हर की राय लीजिए, हर की बातों को समझिए और तब जाके एक ओपिनियन बनाइए, देन ओनली इट विल बी डेमोक्रेटिक, है ना? ठीक है, कह रहा है कि ये दोनों चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि कंसल्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? और सिटीजन के राइट्स जो हैं, बेसिक राइट्स वो सुरक्षित हैं कि नहीं, माइनॉरिटी के राइट्स सुरक्षित हैं कि नहीं, ये सारे चीज़ आप देखोगे। इफ़ इट इज़ देयर देन ओनली डेमोक्रेसी की बात करोगे, आपकी ये डेमोक्रेसी है। बोथ दीज एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। वो क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। अब ये सारा चीज़ मिला के हम एक बात कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो शासन करता है किसके अंदर, ये देखते हुए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, संविधान में जो नियम बने हुए हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि सिटीजन का राइट सुरक्षित है कि नहीं। ये दोनों मिल करके तब जाके हम निर्णय करते हैं क्या कि डेमोक्रेसी इज देयर और नॉट, है ना?
यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए आपको ये बोलना जान करना ज़रूरी होगा कि भाई एक तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को माने, दूसरा कि भैया सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करें। सिटीजन का बेसिक राइट अगर प्रोटेक्टेड होगा देन ओनली डेमोक्रेसी विल बी। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये बात तो है, लेकिन फाइनल सेटअप क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। कह रहे कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करता है किस चीज़ के अंदर, तो भैया जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसके अंदर और सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करके। ये इसका समरी है। ये समरी क्या है बताया, जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, तो उसमें समाप्त कैसे कर रहा है, कह रहा है कि लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसको समाप्त करते हैं। क्या किया है, पहला चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ा कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी सरकार का वो रूप है जिसमें जो रूलर होते हैं वो लोगों के द्वारा चूज किए जाते हैं। ये तो पढ़ा ही था। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट। लेकिन हम लोगों ने ये जो डेफिनेशन पढ़ा, बाद में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि भैया ये जो डेफिनेशन है वो एडिक्वेट नहीं है। एडिक्वेट मतलब पूरा नहीं, 100% नहीं है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, थ्रू ए सीरीज ऑफ एग्जाम्पल वी वर्कड आउट 4 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आपको बताए, और उसके हिसाब से हमने 4 फीचर और ऐड किया जो डेमोक्रेसी में होना चाहिए। वो क्या क्या है, रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन। ये तो है कि लोगों ने जिसको चूज किया है, जो रूलर्स है, वो सारे मेजर डिसीजन ले रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं। इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। इलेक्शन जो है लोगों को एक चॉइस देता है कि भैया जो रूलर हैं उसको चेंज किया जा सकता है ना, करंट रूलर को। तो ये होना चाहिए। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। और ये चूज करने का राइट जो है सबको मिलना चाहिए और बराबर मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक का ज़्यादा एक का कम, तब जाके हम कहें डेमोक्रेसी है। ठीक है, और चौथा जो लास्ट हम लोगों ने कंक्लूड किया था वो क्या था कि एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। क्या क्या था, पहला तो था कि लोग चूज करेंगे, इलेक्शन होगा, रूलर जनता के द्वारा चूज किया जाएगा, और उसी में हम लोगों ने ऐड किया कि ये जो रूलर होंगे जो इलेक्टेड हैं वो सारे मेजर डिसीजन लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने ऐड किया कि रूलर को चूज करने के लिए इलेक्शन जो है एक अपॉर्चुनिटी है कि जो वर्तमान रूलर है अगर वो काम ठीक से नहीं कर रहा है उसको भगाओ, दूसरे को लाओ, इसके लिए इलेक्शन इज देयर, है ना। उसके बाद जो चॉइस है, जो अपॉर्चुनिटी है वो सब लोगों को उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि एक को वोटिंग का राइट है, दूसरे को वोटिंग का राइट नहीं। जितने भी एडल्ट हैं अगर सबको मिल रहा है वोटिंग का राइट और बराबर है तभी वो डेमोक्रेटिक है। और चौथा हमने बताया कि नहीं, बेसिक राइट जो है सुरक्षित होनी चाहिए, माइनॉरिटीज़ की राइट सुरक्षित होनी चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, संविधान जो बना हुआ है उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा, तब जो है ये डेमोक्रेसी होगा। यही था समरी। नाउ वी जस्ट क्लोज दिस पार्ट एंड विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मोर such type of video, right? Yes. Okay. Thank you all for listening.